हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका एजुकेयर क्लासेस में। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। चलिए चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे और हम 7 टाइप्स लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 8 टाइप को आते हैं। हमारा 8th टाइप है ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर हो सकता है वहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हो सकता है आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर हो सकता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होता है O-2। अगर हम इसका आयन फॉर्म लिखें ऑक्सीजन का तो O-2 हो जाएगा। इस पे जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर कोई नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो। अगर हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H+ आयन। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो या तो वहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ होगा। चलिए रिडक्शन देखते हैं। हमारा 9th टाइप हो जाता है रिडक्शन। रिडक्शन का फिनोमेना ऑक्सीडेशन के फिनोमेना के जस्ट रिवर्स होता है। यहां पर आपने जिन चीजों को ऐड किया था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, और जिनको रिमूव किया था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ आपने लिखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ आपने लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। लास्ट हमने लिखा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये रिमूव इधर हुआ था, तो यहाँ एडिशन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अगर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आपके ऐड हो रहे हैं तो वो क्या होगा, रिडक्शन। अगर आपका ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका रिडक्शन। आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हुआ होगा। चलिए हम हमारे लास्ट टाइप पर आते हैं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। हमारा 10th टाइप है रिडॉक्स। रिडॉक्स की अगर हम बात करें तो रिडॉक्स होता है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction takes place simultaneously, then the reaction is called redox reaction। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहे हो, तब वो रिएक्शन कहलाती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं।
हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर एग्जांपल्स नहीं पढ़े थे, वो मैंने वहां पर इसलिए छोड़ा था कि ताकि जब मैं आपको रिडॉक्स पढ़ाऊं तब वहां पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल साथ साथ देख लेंगे। अगर वो दोनों हो रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वैसे भी रिडॉक्स कहलाएगा। चलिए इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस पास कराऊं, उसको गर्म करूं, तो मुझे मिलता है Cu प्लस H2O। यहां पर क्या हो रहा है, CuO से Cu बन रहा है। तो अगर आप यहां देखते हो तो इसमें ऑक्सीजन था और इसमें नहीं है, तो यहां पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अगर आप यहां देखते हो तो यहां क्या है, हाइड्रोजन, और यहां क्या बना है, वाटर। तो इस हाइड्रोजन के अंदर यहां पर क्या ऐड हो गया, H2O। तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। आई होप आपको एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मेरे पास में ZnO है और उस पर मैं कार्बन रिएक्ट कराता हूं तो मुझे मिलता है Zn प्लस CO। तो ये क्या है आपका, जिंक ऑक्साइड। ये क्या बन रहा है, जिंक। तो इसके अंदर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाता है रिडक्शन। ये है आपका कार्बन, ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, अगर मैं MnO2 के अंदर HCl ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो रिएक्शन आपकी इनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस कैसे करें, यहाँ पर टोटल हमारे पास में कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। तो मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। अब मुझे देखना है कि यार रिडॉक्स है या नहीं है। यहाँ पे था MnO2, MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अगर हम यहां देखें तो यहां पर HCl था और यहां पर आ गया क्लोरीन। यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन के अंदर हमारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो रिएक्शन कौन सी हो गई, रिडॉक्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब तक हम 10 टाइप्स के रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। फर्दर जाने से पहले मैं आपको पहले डिफरेंसेस लिखवा देता हूं। जितनी भी रिएक्शंस हमने लिखी हैं उनमें कंपैरिजन किस किस में हो सकता है और क्या क्या कंपैरिजन हम नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए डिफरेंस देखते हैं रिएक्शंस के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिएक्शंस। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो हमने यही रिएक्शंस पढ़ी थी। इसमें हमने 2 और पढ़ी थी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, प्रेसिपिटेशन और रिडॉक्स। अगर हम कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन की बात करें तो हम कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन को आपस में कंपेयर करा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को आपस में कंपेयर करा सकते हैं। एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कंपेयर करा सकते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपस में कंपेयर करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो कंपेयर करा रहा हूं वो है कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, in this type of reaction two or more reactants combine together to form single product। कॉम्बिनेशन के अंदर यही हो रहा था कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। जबकि डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक
down to give 2 or more products। इसमें एक ही रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा था, जबकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। तो ये तो हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इट रिलीजेज एनर्जी। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी और इसमें क्या था, इट रिक्वायर्स एनर्जी। मैंने आपको बताया था इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब, तो ये कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल अगर हम लें, CaO plus H2O gives CaOH whole twice plus heat। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं CaCO3 हीट किया CaO प्लस CO2। तो कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन में सबसे पहला डिफरेंस तो ये आता है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर हमने एक एक एग्जांपल ले लिया। आई होप आपको कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में। हम सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंस जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन हायर रिएक्टिव एलिमेंट displaces lower reactive element from its solution। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। इसके अंदर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो आप कह सकते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट अकर्स, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा, एक हो रहा होगा। इसके नाम में लिखा है डबल, 2 डिस्प्लेसमेंट अकर्स या डबल डिस्प्लेसमेंट अकर्स। इसमें आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट या आप कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट अकर्स। अगर हम थर्ड टाइप बात करें तो इसमें होता है चेंज इन कलर बट नो पीपीटी। अगर इसकी हम बात करें पीपीटी फॉर्मेशन अकर्स, इसमें आपका पीपीटी फॉर्मेशन होता है। इसमें पीपीटी फॉर्म नहीं होगी, सिर्फ सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे यहां पर क्या हो रहा था, मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। और यहां पर क्या हो रहा था हमारा, यहां पर हमारा हो रहा था कि सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद ईच अदर। यहां पर हमने 2 सॉल्ट सॉल्यूशन लिए थे जो आपस में क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। अब लास्ट हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आयरन को डालता हूं कॉपर सल्फेट के अंदर तो मुझे मिलता है FeSO4 प्लस Cu। CuSO4 जो होता है इसका कलर होता है आपका ब्लू। और अगर हम फेरस सल्फेट की बात करें तो ये आपका कलर होता है ग्रीन। तो यहां पर आपका क्या हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, जैसा कि मैंने यहां लिखा था।
चेंज इन कलर, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने रिएक्शन पढ़ी थी Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स NaCl, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, प्लस BaSO4 जो आपका बना था वाइट PPT। इस रिएक्शन के अंदर एक मेटल और एक सॉल्ट सॉल्यूशन था, इसके अंदर दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन थे। यहाँ पर कलर चेंज हुआ, यहाँ पर PPT फॉर्मेशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम क्या क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट एक ही बार होता है, Fe और कॉपर आपस में डिस्प्लेस हो गए। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, Cl2 अगर यहाँ आ रहा है तो पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ, SO4 यहाँ जा रहा है तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार लगा, 2 बार लगा। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है, लेकिन PPT फॉर्म नहीं हो रही है, इसके अंदर आपकी PPT फॉर्म हो रही है। इसके अंदर आप बात करते हो तो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, इसमें दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। हमारा थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एनर्जी is released in this type of reaction, energy is absorbed। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इसमें होगा एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका CaO प्लस H2O gives CaOH whole twice plus heat। इसके लिए आप लिख सकते हो CaCO3 heat CaO plus CO2। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी इज रिक्वायर्ड भी आप कह सकते हो। इसमें एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से सराउंडिंग में, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से सिस्टम में। इसके अंदर आप एग्जांपल देख रहे हो तो हीट रिलीज हो रही है, इसमें हमने हीट दी है। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, जिस चीज के अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा सिस्टम, और बाहर जो भी है, बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। अगर वो बाहर से एनर्जी ले रहा है तब तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक, अगर वो बाहर एनर्जी दे रहा है तब वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, इसमें हमें एनर्जी बाहर मिल रही है। अगर हम एनर्जी बाहर से दे रहे हैं तो ये कहलाएगी एंडोथर्मिक, अगर हमें एनर्जी बाहर मिल रही है तब वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्लियर हुआ होगा। लास्ट हम चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये टॉपिक हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें आपने पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें आप करते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें हम करते हैं एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसमें हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को, इसमें हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव होते हैं, रिडक्शन में ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव होते हैं। चलिए इसके एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ZnO प्लस C देता है Zn प्लस CO। इस कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं CuO प्लस H2 आपको देता है Cu प्लस H2O। CuO से क्या बना, Cu, इसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो आपकी कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और टेस्टलेस होती है। बस हमें एहसास होता है कि उसमें से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। उसका कोई कलर नहीं है, उसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है, उसका कोई टेस्ट आपको आएगा नहीं। तो आप पता कैसे करोगे कि ये गैस हाइड्रोजन है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि गैस कौन सी रिलीज हो रही है। अब कलर से होती तो हम कलर देख के लिख लेते कि भाई येलो कलर है तो क्लोरीन हो सकती है, ग्रीन कलर है तो ये हो सकता है। अब ये तो कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। तो हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए if we bring a burning stick near a gas, it burns with pop sound। अगर आप इस गैस के पास में कोई बर्निंग स्टिक लेके आते हो, मैच स्टिक लेके आते हो, कैंडल लेके आते हो, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर रहा है तो वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है, बर्न्स विद पॉप साउंड। आई होप आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आती है कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि गैस कौन सी है, तो आप बर्न करोगे। अगर वो बर्न करती है पॉप साउंड से तो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर CO2 गैस। CO2 गैस हमने कहाँ बनाई थी, CO2 गैस हमने बनाई थी CaCO3 को जब हमने हीट किया था तो उसने बनाया था CaO प्लस CO2। CaCO3 को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaO को हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं और हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से पास कराते हैं तो हमें मिलता है CaOH होल ट्वाइस। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, अभी हमने कॉम्बिनेशन में भी इस रिएक्शन को देखा था, हमने इसको एक्सोथर्मिक में भी देखा था। ये है आपका स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है, ये कहलाता है आपका क्विक लाइम। आप इसे कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये जो है OH ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है Ca, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम CaOH होल ट्वाइस लें, CaOH होल ट्वाइस, और इसके अंदर CO2 गैस पास कराएं, क्या पास कराएं, CO2 गैस, तो हमें मिलता है CaCO3 प्लस H2O। क्या मिलता है हमें, CaCO3 प्लस H2O। इस CaOH होल ट्वाइस को हम लाइम वाटर भी कहते हैं।
लाइम वाटर, और ये जो CaCO3 बनता है ये वाइट PPT बनता है, वाइट PPT। तो लाइम वाटर में जब आप CO2 गैस पास कराते हो तो वो क्या देता है आपको, वाइट PPT। तो CO2 गैस की टेस्टिंग आप लिख सकते हो, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वो क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, वो वाइट कर देगा उसको। CaCO3 जो है ये आपका जनरल फॉर्मूला है मार्बल का, चौक का, इनको भी हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अगर आप लाइम वाटर में CO2 गैस पास कराते हो तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। अगर लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो रहा है मतलब गैस कौन सी होगी, CO2। और CO2 को टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइमस्टोन से पास करा सकते हो ताकि वो क्या हो जाए, मिल्की हो जाए। आई होप आपको टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन समझ में आया होगा। हाइड्रोजन के लिए हमने कहा है इट बर्न्स विद पॉप साउंड, और CO2 के लिए हमने कहा है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चलिए हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है कोरोजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। चलिए देखते हैं कोरोजन की डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। व्हेन अ मेटल इज attacked by substances such as moisture, acids, etc., its surface gets corroded and the process is कॉल्ड कोरोजन। अगर आपका कोई मेटल मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उससे उसकी सरफेस क्या हो जाती है, कोरोड होना शुरू करती है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कोरोजन। कोरोड का मतलब होता है वो खराब होना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में कोई आयरन का पीस है और अगर हम उसे मॉइस्चर में छोड़ दें, मॉइस्चर क्या होता है आपका, मॉइस्चर होता है एयर प्लस वाटर, मतलब O2 प्लस H2। तो जब वो मेटल उसके कांटेक्ट में आएगा तो O2 और H2 उससे रिएक्ट करेंगे और उसके सरफेस के ऊपर एक लेयर लगा देंगे। अगर हमारे पास में आयरन है तो हमें एक ब्राउन लेयर मिलती है जिसे हम रस्ट कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं जंग। रस्टिंग से होता क्या है, हमारा जो मेटल है वो हो जाता है वीक, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर होती जाएगी और वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो कोरोजन के अंदर क्या होता है कि मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर और एसिड से, जिसकी उसके सरफेस कोरोड होना शुरू करती है, खराब होना शुरू करती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आयरन पर तो होता है रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके अलावा अगर आपने सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि सिल्वर प्लेट हो गई, सिल्वर मेडल हो गया, या सिल्वर ये जो रिंग है ये ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, यहां से ब्लैक पड़ रही है, ये किसकी वजह से पड़ रही है, इसी प्रोसेस की, कोरोजन की वजह से पड़ रही है। तो आप यहां लिख सकते हो ब्लैक टार्निश ऑन सिल्वर। सिल्वर पर कैसी लेयर चढ़ती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कॉपर की तो कॉपर पे आती है ग्रीन कलर की लेयर, जिसे हम कहते हैं ग्रीन टार्निश ऑन कॉपर। तो कॉपर पे कैसी लेयर चढ़ेगी, ग्रीन कलर की, सिल्वर पर कैसी लेयर चढ़ेगी, ब्लैक कलर की, और आयरन पे क्या हो रहा है, रस्टिंग, ब्राउन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। अगर हम रस्टिंग की रिएक्शन देखें तो रस्टिंग की रिएक्शन कैसे होती है, आयरन जो है वो सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब इसको बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कैसे करें, हम एक काम करते हैं, यहां तो लगा देते हैं हम P लगा देते हैं, और यहां लगा देते हैं हम 4, और यहां लिख देते हैं ये 2 Fe2O3। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। हमने क्या कहा था कि ये रिएक्शन किससे हो रही है, मॉइस्चर से हो रही है, तो एयर से, तो हमने इसका ऑक्साइड बना दिया। अब इसको किससे रिएक्ट कराएंगे हम,
वाटर से कराएंगे तो ये Fe2O3 जब X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ X, अगर ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा आपका Fe2O3 डॉट X H2O, इसको आप कहते हो रस्ट। इसे आप क्या कहते हो? रस्ट कहते हो। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट X H2O। तो अगर रस्ट का फॉर्मूला आ रहा था Fe2O3 डॉट X H2O, ये जो X H2O है इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं सेकंड चैप्टर पर आऊंगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्योंकि वहां पर हमारा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी आप ये समझिए कि रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3 डॉट X H2O। इसमें जो H2O है वो Fe2O3 के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ डॉट का मतलब है वो कंबाइंड फॉर्म में है। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। चलिए इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। तो कोरोजन में हमने अब तक ये पढ़ा है कि मेटल अगर सब्सटेंसेस जैसे कि मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो सरफेस है वो कोरोड होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। इसके अंदर एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक टार्निश ऑन सिल्वर, ग्रीन टार्निश ऑन कॉपर। मैंने आपको बताया इससे मटेरियल क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारा कोरोजन ना हो? प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। अगर आप कोरोजन के प्रिवेंशन को देखोगे तो आपको करना क्या है? मेटल जो है उसका कांटेक्ट रोकना है। किससे? मॉइस्चर, एसिड, इन सब से आपको कांटेक्ट रोकना है। तो अगर ये मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर मैं कोई ऐसी कोटिंग लगा दूं जिससे जो मॉइस्चर या एसिड वगैरह है वो इस मेटल तक ना पहुंचे, तो कोरोजन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहली चीज जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं पेंटिंग। मैं इसको पेंट कर सकता हूं। अगर मैं इसको पेंट कर दूंगा तो इसकी सरफेस क्या हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी और मेटल और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में एक लेयर चढ़ जाएगी। वो लेयर क्या करेगी? मॉइस्चर को इस मेटल तक आने नहीं देगी। अगर आने नहीं देगी तो मेरा कोरोजन नहीं होगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? इस पर ऑयल लगा दूं या फिर मैं इस पर ग्रीस लगा दूं। अगर मैं इस पर ऑयलिंग या ग्रीसिंग करूंगा तो भी सेम चीज होगी, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। किसकी? ऑयल की। और ऑयल क्या करेगा? मॉइस्चर को मेटल तक पहुंचने नहीं देगा। उससे भी मेरा मेटल प्रिजर्व हो सकता है। थर्ड मैं इस पर यह कर सकता हूं कि मान लो मेरा जो मेटल है वो है Fe, आयरन है मेरे पास, और मुझे इस आयरन के ब्लॉक को प्रिजर्व करके रखना है कि आयरन का ब्लॉक बच जाए। तो मैं उसके ऊपर जो लेयर चढ़ाऊंगा वो इससे ऊपर की हो सकती है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ाया था। इस तरीके से आपको एक रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ाया था। तो आयरन से ऊपर रिएक्टिव कौन है? जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो अगर मैं इसके ऊपर पूरी कोटिंग जिंक की लगा दूं, इस आयरन के ऊपर एक प्लेटिंग कर दूं, किसकी? जिंक की, तो क्या होगा? जो भी एयर के या मॉइस्चर के पार्टिकल आएंगे वो आयरन से पहले किससे रिएक्ट करेंगे? जिंक से रिएक्ट करेंगे। जिंक से रिएक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर आयरन से ऊपर कौन आता है? जिंक। आयरन से ऊपर जिंक आता है तो जिंक पहले रिएक्ट करेगा, आयरन बाद में करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? जो कोटिंग मैंने लगाई है वो कोटिंग खराब होगी, मेरा जो मटेरियल है, मेटल है, वो प्रिजर्व हो जाएगा। इसमें आप क्या करते हो? कोटिंग ऑफ हायर रिएक्टिव एलिमेंट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। और जिस मेटल की हम कोटिंग करते हैं उस मेटल को हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग मेटल। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान देना। तो इसमें ये क्या कर रहा है? आयरन के लिए अपना बलिदान दे रहा है, आयरन को बचाने के लिए खुद रिएक्ट कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग मेटल कहेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? गैल्वेनाइजिंग कहेंगे। तो कोरोजन के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ा? कोरोजन के अंदर हमने ये पढ़ा कि मेटल अगर मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस खराब होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। और प्रिवेंशन में हमने ये पढ़ा कि हमें ये जो कांटेक्ट है वो ब्रेक डाउन करना है। तो उसके लिए हम या तो उसके ऊपर पेंट कर दें या ऑयल या ग्रीसिंग कर दें या फिर उसके ऊपर ऐसे हायर रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग चढ़ाएं
जिससे हमारा आर्टिकल तो प्रिजर्व हो जाए, और जो खराब होगा वो कौन सा होगा, जिसकी लेयर हमने चढ़ाई है। आई होप आपको कोरोजन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है रेंसिडिटी। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर देखेंगे इसके अंदर हम और क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन सब्सटेंसेस containing fats and oils are oxidized, they become rancid and their color, taste, smell changes. This process is called rancidity. रेंसिडिटी की अगर हम बात करें तो रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है, अगर कुछ सब्सटेंसेस जिसमें फैट्स या ऑयल्स हो, यहाँ पर हम जिस सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं वो हम फूड सब्सटेंसेस की जनरली यहाँ बात कर रहे हैं, तो जिस भी फूड सब्सटेंसेस के अंदर फैट या ऑयल होगा और अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, अब हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो वो रेंसिड हो जाएगा। रेंसिड को हम हिंदी में कहते हैं वो बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके घर पे कोई सब्जी वगैरह बनी है और आपने उसको क्या करा, फ्रिज वगैरह में नहीं रखा, आपने उसको बाहर ही छोड़ दिया, अगर आप उसको बाहर ही छोड़ दोगे तो वो काफी देर बाहर रहने की वजह से उसके टेस्ट के अंदर चेंज आ जाएगा, उसके स्मेल में चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब्जी के अंदर क्या था, ऑयल था, और ऑयल क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। यहाँ पर उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलेगी, इन्वायरमेंट से मिलेगी उसको, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उसको रेंसिड कर देगा। तो अब ये इसको खराब कर देगा, तो अब वो जो चीज खराब हो चुकी है अब उसको खाने में तो लोगे नहीं। तो बात आती है कि हम रेंसिडिटी से चीज को प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। अगर आपको फूड मटेरियल को रेंसिडिटी से प्रिजर्व करना है तो सबसे पहले आप एक चीज यूज कर सकते हो, वो होता है आपका एयर टाइट कंटेनर। आपने जिस कंटेनर में रखा है उसमें एयर ही ना जाए। अगर एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको रेंसिडिटी को रोकना है तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए आपको फैट्स एंड ऑयल का कांटेक्ट किससे कट करना होगा, एयर से कट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं। दूसरा हम यूज कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज। आप उस खाने को कहाँ रख सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो। आपने देखा होगा कि जो फिश वगैरह होती है, मीट वगैरह होती है, उसको हम बाहर नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर हम उसको बाहर छोड़ेंगे तो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तीसरा आप यूज कर सकते हो एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो आप। एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर जो हम यूज करते हैं जनरली हम नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी चीज जो ऑक्सीजन को अपोज करेगी वो क्या कहलाएगी, एंटीऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट से चिप्स के पैकेट वगैरह परचेज करते हो तो आपने देखा होगा उसमें एयर काफी फिल्ड होती है। वो एयर नहीं होती है, वो उस पैकेट के अंदर क्या फिल्ड किया हुआ होता है, नाइट्रोजन गैस फिल्ड की होती है। क्योंकि पोटैटो चिप्स वगैरह होती है उसमें क्या है, ऑयल वगैरह लगा हुआ है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में होगी तो वो तो खराब हो जाएगी। तो उसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए वो क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पोटैटो चिप्स होती है वो क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है। तो हम रेंसिडिटी को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज यूज कर सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से इसकी सप्लाई को कट कर रहे हैं। कोरोजन में भी हमने यही किया था, यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। जिस वजह से ये प्रोसेस होता है हमने उस होने वाली चीज को ही कट कर दिया, उसका लिंक ही ब्रेक डाउन कर दिया। अगर वो लिंक ही नहीं कर पाएगा
उन कंपाउंड से, तो वो क्या करेगा, उसको खराब ही नहीं कर पाएगा, ना रेंसिड कर पाएगा ना कोरोड कर पाएगा। तो रेंसिडिटी के अंदर हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई कट आउट कर रहे थे, किससे, फैट्स एंड ऑयल से, ताकि हम उसे क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। आई होप आपको रेंसिडिटी टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।